पेएबल लेजर्स कंपनीज को हेल्प करता है अपने पेएबल को मेंटेन करने के लिए, जो कि जनरेट होती हैं गुड और सर्विसेज जो रिसीव की होती हैं सप्लायर से या फिर वेंडर से। उडू के अंदर पेएबल लेजर्स को सब लेजर के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जहां पर जो वेंडर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन किया जाता है, उसके जो बिल्स और पेमेंट्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है, ड्यू डेट्स वगैरह हैं उनको मैनेज किया जाता है, एजिंग मेंटेन की जाती है और लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं। और ये सब लेजर जो हैं वो जीएल के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो जीएल है उसके अंदर कंट्रोल अकाउंट या फिर रिकॉन अकाउंट होता है और सब लेजर्स के अंदर उसकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अब ये रिकॉन अकाउंट क्या है? रिकॉन अकाउंट एक जीएल अकाउंट होता है जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ अकोमुलेटेड या फिर समराइज आपके बैलेंसेस जो हैं वो शो कर रहा होता है। वेंडर वाइज या फिर सप्लायर वाइज वहाँ पर बैलेंसेस नहीं होते। सप्लायर के जो बैलेंसेस हैं या फिर वेंडर के बैलेंसेस हैं वो सब लेजर्स के अंदर मेंटेन हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल सब लेजर के अंदर 100 सप्लायर्स हैं और उनका अकोमुलेटेड जो बैलेंस है वो लेट्स सपोज 2 मिलियन आ रहा है, तो जो ट्रायल बैलेंस है जो जीएल है उसके अंदर जो फिगर आ रही होगी ट्रायल बैलेंस के ऊपर वो 2 मिलियन की फिगर आ रही होगी। बाकी अब 2 मिलियन में जो पेएबल है 2 मिलियन का पेएबल आ रहा है वो 100 जो सब वेंडर्स हैं या फिर सप्लायर्स हैं वो उनके अंदर डिवाइडेड होगा। अब उनकी अगर डिटेल देखनी है तो फिर सब लेजर के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं उडू स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि उडू के अंदर जो पेएबल लेजर है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो मैं ये स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अकाउंटिंग ऐप पर के अंदर हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मेन्यू आ रहा है वेंडर्स। ये वेंडर्स के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हैं ये रिलेटेड हैं पेएबल से रिलेटेड है। अब पेएबल के अंदर बिल्स आ रहे हैं, वेंडर्स आ रहे हैं, अमाउंट टू सेटल, पेमेंट, बैंक अकाउंट्स, प्रोडक्ट्स और वेंडर्स आ रहे हैं। वेंडर से जैसे ही कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव होगी तो पेएबल डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। पेएबल डॉक्यूमेंट्स में बिल जनरेट करेंगे। अगर उस वेंडर को हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं या फिर उसको कुछ क्रेडिट देना चाह रहे हैं तो रिफंड्स जो हैं वो जनरेट होंगे। ये क्रेडिट मेमोज हैं ये जनरेट होंगे, ये सेपरेटली जनरेट होंगे और फिर उन जो इनवाइसेस हमने जनरेट किए हैं या फिर बिल जनरेट किए हैं उनके अगेंस्ट पेमेंट्स करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि बिल्स उडू के अंदर हम किस तरीके से पेएबल बिल जनरेट कर सकते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक बिल आ रहा है, वेंडर का बिल आ रहा है। यहाँ पर जो वेंडर बिल है वो BILL बिल से जनरेट हो रहे हैं, डिफरेंट सीक्वेंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं इसको न्यू एक बिल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास कुछ वेंडर्स आ रहे हैं। मैं इस वेंडर को ले लेता हूँ। वेंडर को लेने के बाद ये बिल रेफरेंस है। आइडियली बिल रेफरेंस के अंदर आप लिखेंगे जो वेंडर आपको अपनी इनवाइस जनरेट करके भेजेगा। इनवाइस का रेफरेंस बिल रेफरेंस के अंदर हमेशा लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप अपने लेजर्स देखते हैं तो वहाँ पर बिल नंबर के रेफरेंसेस के साथ रिकन्सिलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सप्लायर इनवाइस नंबर। तो यहाँ पर हमने सप्लायर इनवाइस नंबर 01 लिख दिया। उसके बाद ये अकाउंटिंग डेट यहाँ पर आ रही है। अकाउंटिंग डेट का मतलब ये है कि ये डेट ये जो वेंडर बिल है ये पोस्ट अकाउंटिंग के अंदर पोस्ट किस डेट को होगा, तो इस डेट को ये पोस्ट होगा, रिपोर्ट होगा। पेमेंट रेफरेंस, ये पेमेंट के लिए अगर कुछ रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए सर्विसेज IT सर्विसेज रिसीव्ड, जहाँ कुछ और रेफरेंस भी मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। रेसिपिएंट का बैंक भी मेंटेन करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। एंड ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट टर्म्स डिफाइन करेंगे हमारी ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हम 15 डेज के साथ भी कर सकते हैं। इमीडिएट पेमेंट करेंगे, इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं तो फ़ौरन जो है वो ड्यू डेट स्टार्ट हो जाएगी। हम 15 डेज कर लेते हैं। एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ भी हम कर सकते हैं। जर्नल बाय डिफ़ॉल्ट वेंडर बिल आ रहा है, मल्टीपल जर्नल्स हम क्रिएट कर सकते हैं उडू के अंदर। सब लेजर जो है वो पेएबल लेजर को मेंटेन करने के लिए। इनवाइसेस के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी जो
यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं होटल अकोमोडेशन, तो ये हम लेते हैं और डिस्क्रिप्शन कुछ लिख देते हैं, रूम चार्जेस फॉर 3 नाइट्स। ये यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया 400 और ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको कंफर्म कर दिया। अब कंफर्म करने के ऊपर ये मुझे मैसेज दे रहा है द बिल रिफंड डेट इज़ रिक्वायर्ड टू वैलिडेट दिस डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये बिल डेट जो है ये मैंडेटरी फील्ड है, ये देना मुझे ज़रूरी है। अब बिल डेट कौन सी है? बिल डेट के अंदर और अकाउंटिंग डेट के अंदर डिफरेंस क्या है? बिल डेट वो डेट है जिस दिन आपने इसको डॉक्यूमेंट को जनरेट किया है, बिल डेट जनरेट की है। अब यूजुअली ये जो बिल डेट होनी चाहिए ये वो डेट होनी चाहिए जब सप्लायर ने आपको इनवाइस की है। अब सप्लायर इनवाइस आपको कर रहा है, लेट्स सपोज 18 को उसने इनवाइस की है, बिल डेट 18 है, 18 को उसने आपको इनवाइस सेंड की है और आपको रिसीव हो जाती है 19 को, 20 को, और अकाउंटिंग डेट जो है वो 21 में कर लेते हैं। अब बिल डेट जो है ये जो वेंडर के बिल है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बिल डेट हमेशा जो सप्लायर की डेट है, सप्लायर की इनवाइस की डेट है, उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल डेट हम वो मेंशन करेंगे क्योंकि जब हमने फिर सर्चिंग करनी है रेफरेंस के साथ रिकंसाइल करना पड़ जाता है, तो उसकी डेट्स और हमारी सिस्टम के अंदर जो डेट्स हैं वो इक्वल आनी चाहिए। हम अपने वेंडर को नहीं कह सकते जी कि आपने ये डेट इस डेट के ऊपर जनरेट करें। वो क्यों जनरेट करेगा? वो अपनी इनवाइस जनरेट करने के बाद अपनी मर्ज़ी से हमें भेजेगा और हमें उस इनवाइस के ऊपर जो डेट आ रही है वहाँ उस इनवाइस डेट के हिसाब से यहाँ पर हमें डेट देनी है। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट के अंदर जो बिल है वो ज़रूर हमें अटैच करना चाहिए। हम यहाँ पर बिल अटैच करेंगे रेफरेंस के लिए इन फ्यूचर और मैनेजमेंट के लिए भी। जब हम इसको देखें तो हमारे पास ये यहाँ पर वेंडर की इनवाइस जो है वो अवेलेबल हो, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद इसका स्टेटस जो है वो पोस्टेड में जा चुका है। अब यहाँ पर देखें कि ये लॉग भी साथ साथ जनरेट कर रहा है, वेंडर बिल हैज़ बीन क्रिएटेड। अकाउंट पेएबल के अंदर मैंने यहाँ पर पोस्टिंग कर दी है। उसके बाद अब थोड़ा सा इसको देखते भी हैं। वेंडर के अंदर हम चलते हैं, थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, वेंडर मास्टर डाटा को देखते हैं। क्विकली मैंने एक बिल जो है वो जनरेट कर दिया है, इसी को ले लेते हैं। ये हमारे पास एक इंटीरियर के नाम से आ रहा है। यहाँ पर ये कंपनी है, उस कंपनी के नीचे हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, उसके कुछ एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनका डाटा यहाँ पर मेंटेन है। अब हम अकाउंटिंग के अंदर चले सेल्स एंड परचेज़ के अंदर पहले जाते हैं। सेल्स एंड परचेज़ के अंदर ये सेल्स का सेक्शन है, ये परचेज़ का सेक्शन है। यहाँ पर हम कुछ डिफ़ॉल्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हम मेंशन कर सकते हैं। जब भी वेंडर बिल क्रिएट करेंगे तो यहाँ से पेमेंट टर्म्स डिफ़ॉल्ट जो है वो ड्राइव कर लेगा। पेमेंट मेथड हम मैनुअल या फिर चेक, इसको भी डिफ़ॉल्ट हम अगर मेंशन कर देंगे तो जब भी पेमेंट करेंगे तो वो सिस्टम जो है वो चेक की सूरत में हमें शो करेगा। उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज़ हैं। अकाउंट पेएबल के अंदर ये जीएल अकाउंट है। ये जीएल अकाउंट रीकॉन अकाउंट है। जिस तरह मैंने इंट्रो के अंदर बताया कि रीकॉन अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर एक अकाउंट होगा जिसके अंदर जो जितने भी वेंडर्स हैं उनके बैलेंसेस वहाँ पर फॉल कर रहे होंगे। तो ये इस अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंसेस है वो जा रहे होंगे 211000, ये अकाउंट पेएबल है। अब इसकी थोड़ा सा अब इसको साथ साथ देख भी लेते हैं कि जो मैंने ट्रांजैक्शन की थी ट्रायल बैलेंस के अंदर हम चले जाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पर ये अकाउंट पेएबल मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पर ये समराइज शक्ल के अंदर आ रहा है 494.50, जबकि मैंने जो बिल है वो जनरेट किया था यहाँ पर 460 से मैंने बिल जनरेट किया था, लेकिन जो बैलेंस है वो इससे ज़्यादा आ रहा है 460। यहाँ पर हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस जो है वो अकाउंट पेएबल के अंदर 460 ही आ रहा है। हम एक और बिल जनरेट करते हैं।
मैं एक और जो है वो बिल इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ, डुप्लिकेट बिल जनरेट किया और यहाँ पर 500 की एक और जो है वो बिल हम जनरेट कर देते हैं, डेट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको कंफर्म कर दिया। रिपोर्टिंग के अंदर अब ट्रायल बैलेंस के अंदर गए। अब यहाँ पर अकाउंट बैलेंसेस 1035, ये वन लाइन के साथ आ रहा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस जीएल का पार्ट है, वो सब लेजर का पार्ट नहीं है, वो जीएल का पार्ट है। जीएल के अंदर एक अकाउंट के अंदर या फिर समटाइम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर जो सप्लायर्स हैं वो लोकल भी हैं और कुछ फॉरेनर्स हैं तो लोकल के लिए सेपरेट ओपन कर लेंगे, और जो कुछ कंपनीज कर लेती हैं। ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंट जो है वो कंपनी के जो कंस्ट्रेंट हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रैक्टिस भी हो सकती है, ऑडिट रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, व्हाटएवर। तो अगर 2 अकाउंट होंगे तो उस हिसाब से 2 आ रहे होंगे, लेकिन इनको मिनिमाइज रखना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप क्रेडिट अकाउंट जो हैं, पेएबल अकाउंट है, वो ज़्यादा खोलेंगे तो उनकी मैनेजमेंट भी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास इसी तरह एक अकाउंट है या फिर 2 अकाउंट है, उनके अंदर बैलेंसेस यहाँ पर आ रहे होंगे। अब वापस चलते हैं वेंडर के अंदर। हमने ये वेंडर देख लिया। अभी मैं बिल को ओपन करता हूँ। ये मैंने बिल को ओपन किया तो यहाँ पर ये मेरे पास बिल आ रहा है। अब इसकी जीएल एंट्री को देखते हैं, इसके साथ ही ये जर्नल आइटम्स इसकी जनरेट हुई हैं। अब इसके अंदर देखें कि ये मैंने एक लाइन डाली थी, होटल अकोमोडेशन 500 के साथ। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये बिल के ऊपर भी मुझे पता चलता है। मैं जर्नल आइटम्स के अंदर अगर चला जाऊं तो यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास जीएल की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ रही है। एक्सपेंस अकाउंट जो है वो 500 यूएसडी के साथ डेबिट हो रहा है। फिर उसके बाद टैक्स पेड 15% $75 के साथ ये डेबिट हो रहा है। फिर अकाउंट पेएबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है 575 यूएसडी के साथ। तो यहाँ पर भी मेरे पास ये डिटेल अवेलेबल है जीएल अकाउंट्स की। ओके, अब ये मेरे पास जनरेट हो चुका है। अब ये मेरे पास बिल है। अब इस बिल के अगेंस्ट अगर कोई क्रेडिट नोट जनरेट करना चाह रहे हैं, कोई फ़ाइन हो चुका है, 500 की सर्विसेज हमने रिसीव की है, रिसीव करने के बाद बिल 500 का जनरेट हो चुका है। उसके बाद कंपनी कहती है जी कि ये 500 नहीं है, इसके ऊपर 50 रुपीज़ जो है वो फ़ाइन है। ओके, तो ये मेरे पास 500 है। यहाँ पर क्रेडिट नोट हम जनरेट करते हैं। मैं कहता हूँ जी कि 50 यूएसडी फॉर लेट सर्विसेज। ओके, जर्नल जो है वो क्रेडिट मेमोज जो जनरेट करने हैं उसके लिए मैं डिफरेंट जर्नल्स भी ओपन कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि जो मेमोज हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, उनके लिए सेपरेट जर्नल होने चाहिए, सेपरेट बुक होनी चाहिए, तो वो मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अगेन जर्नल्स जो हैं वो बहुत उसको भी प्लान करके डिस्कस करके फिर ओपन करना है। ज़्यादा जर्नल्स ओपन करेंगे तो वो उसकी भी हैंडलिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, मैं रिकमेंड नहीं करता। रिवर्सल डेट ये है, यहाँ पर मैं रिवर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये रिवर्स आ चुका है और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 50 जो है वो, ये मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया है 50 के साथ, और ये वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये मैंने $50 के साथ जनरेट किया है। अब यहाँ पर पार्शल लिखा भी आ रहा है। मैंने डायरेक्टली इस बिल के अगेंस्ट जनरेट किया था, मैंने एक स्टैंड अलोन क्रेडिट मेमो जनरेट नहीं किया, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट ही फ़ाइन है, उस बिल के अगेंस्ट फ़ाइन है। तो मैंने उस बिल के अगेंस्ट क्रेडिट मेमो जनरेट किया, तो उसने जो मेमो है वो जनरेट करने के बाद उसको सेटल भी कर दिया इस बिल के साथ। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये 500 था, 500 के साथ यहाँ पर नीचे आ चुका है। पेड ऑन पर 57.50, टैक्स भी साथ ही उसके कैलकुलेट हुआ था, और ये मेरे पास उसका जो मेमो है उसकी डिटेल भी आ रही है, ये 57 के साथ मेरे पास आ चुकी है। ठीक, ओके, तो वापस चलते हैं बिल के ऊपर।
ये मेरे पास बिल था, बिल हमने जनरेट किया था, यहाँ पर अकाउंट पेबल और एक्सपेंस का अकाउंट हमने डेबिट किया था। अब एक्सपेंस के अकाउंट के लिए इनवाइसेस के अंदर होटल अकोमोडेशन की प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की थी, वहाँ पर मेंशन नहीं किया था कि इसका एक्सपेंस अकाउंट क्या है। तो हम चलते हैं वेंडर के अंदर और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर होटल अकोमोडेशन जो मेरे पास ये होटल अकोमोडेशन ये मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट पेएबल का ये प्रोडक्ट के साथ भी मैं ओपन कर सकता हूँ, या फिर मेरा डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो है वो उसी को ही सिस्टम फॉलो करेगा। एक्सपेंस अकाउंट मैंने डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन किया है, वो उसी के साथ ही डेबिट क्रेडिट कर रहा है। अगर कोई और अकाउंट जो है वो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेट्स से एक्सपेंस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई और अकाउंट फॉर एग्जांपल R&D एक्सपेंसेस है, हम इसके अंदर इस होटल अकोमोडेशन को लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैं बिल्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर वेंडर वही सिलेक्ट हमने कर लिया है। वेंडर के बाद यहाँ पर हम होटल अकोमोडेशन और यहाँ पर 200 मैं मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, अच्छा, सेव करने के बाद ये अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। तो ड्राफ्ट स्टेज में यहाँ पर जीएल एंट्रीज जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। जीएल एंट्रीज ड्राफ्ट में ही जनरेट हो गई हैं। अगर जो अकाउंटेंट हैं या फिर जीएल अकाउंट्स को देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर जो बिल है उसको पोस्ट करने से पहले ही हमें ये पता चल सकता है कि डेबिट किसको कर रहे हैं और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये आरडी एक्सपेंस के अंदर जा चुका है। ये प्रोडक्ट के पीछे मैंने जीएल अकाउंट लगा दिया है। अब जब भी मैं जनरल एंट्री को, जब भी वेंडर बिल इस प्रोडक्ट के साथ पोस्ट कर रहा हूँ, तो ये आरडी एक्सपेंसेस है। अगर प्रोडक्ट ब्लैंक है, उस पर कोई भी जीएल अकाउंट मेंशन नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस अकाउंट वहाँ पर वो सिस्टम कैप्चर करेगा। प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, दोबारा देखते हैं होटल के अंदर। ये मैं होटल अकोमोडेशन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर ओके, ऑल एक्सपेंसेस, ये मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर ये देखें कि कैटेगरी के ऊपर एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये यहाँ से उठाएगा एक्सपेंस अकाउंट। अगर कैटेगरी के अंदर उसको एक्सपेंस अकाउंट नहीं मिलता तो वो प्रोडक्ट में से लेगा। अगर प्रोडक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है तो पहले वो प्रायोरिटी देगा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट से एक्सपेंस अकाउंट लेगा। अगर प्रोडक्ट के अंदर मेंशन नहीं है तो फिर कैटेगरी के अंदर जो भी अकाउंट मेंशन है वहाँ पर। तो अब सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल हर सर्विसेज को सेपरेट जीएल अकाउंट तो मेंटेन नहीं करेंगे, वो तो ट्रायल बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अगेन कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगी। सर्विसेज ले रहे हैं तो सर्विस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो एक जगह पर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी रॉ मटेरियल के अंदर जा रही होंगी। अगर पैकेजिंग मटेरियल, पैकिंग एक्सपेंस के लिए जीएल अकाउंट सेपरेट ओपन किया है, जीएल के अंदर ट्रायल बैलेंस के ऊपर सेपरेट है, तो सिर्फ पैकेजिंग की एक सेपरेट कैटेगरी होगी और पैकेजिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन करेंगे और हर प्रोडक्ट के ऊपर सेपरेटली जीएल अकाउंट एक्सपेंस का मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड देखते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ पर मैं अगेन होटल, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कि जो परचेजिंग के अंदर आ जाते हैं, ये वेंडर टैक्सेस, ये डिफ़ॉल्ट टैक्सेस डिफ़ाइन किए हुए हैं। अब जब यूज़र जो है वो डाटा एंट्री कर रहा होता है तो उस वक़्त उसके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस रहती हैं, तो उसकी हमेशा कोशिश होती है कि मिनिमम उसको जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करनी दी जाए, इससे जो एरर के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमें डिफ़ाइन करनी चाहिए। तो होटल अकोमोडेशन, अगर ये प्रोडक्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है टैक्स से, जीएसटी एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम टैक्स मेंशन कर देंगे। जब भी यूज़र डाटा एंट्री करेगा तो टैक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ड्राइव करना शुरू हो जाएंगे, रादर दैन अगर उसको 20-25 लाइन लिखना पड़ रही हैं तो वहाँ पर 20-25 प्रोडक्ट उसको सिलेक्ट करनी पड़ रही हैं, तो वो साथ साथ टैक्सेस के अंदर जाने के बाद वहाँ पर टैक्सेस भी लिखता रहेगा। अब उसके बाद ये वेंडर के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं होटल
अकोमोडेशन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जब मैं परचेज़ के अंदर था तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें मेरे पास प्राइस जो है वो 400 इसकी प्राइस आ रही है, कॉस्ट इसकी 400 आ रही है। जब भी मैं वेंडर बिल के अंदर यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, होटल अकोमोडेशन, तो ये 400 डिफ़ॉल्ट मेरे पास प्राइसिंग आ रही है। ऑल दो मेरे पास चेंज करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट प्राइस मेरे पास 400 के साथ आ रही है। तो ये वेंडर के अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से हम होटल अकोमोडेशन के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट जो प्राइस है, जो स्टैंडर्ड प्राइस है, इस वक्त ये सिस्टम स्टैंडर्ड प्राइसिंग के ऊपर चल रहा है, तो 400 उसकी स्टैंडर्ड प्राइस के साथ आ जाएगी। अब वेंडर बिल्स के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर वेंडर बिल्स के अंदर इसकी कुछ फील्ड्स हैं, उनको हम देखते हैं कि ये वेंडर की क्या फील्ड्स हैं। ये रेफरेंसेस मेरे पास आ गए हैं। ये ड्यू डेट्स यहाँ पर मेंशन है। ड्यू डेट कौन सी हैं? 12 दिनों के अंदर ये ड्यू हो रही है, 40 डेज़ के अंदर, 2 डेज़ के अंदर, 2 डेज़ के अंदर, लेकिन इनमें से कुछ पेड्स हैं, कुछ अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। ड्राफ्ट स्टेज ऐसी बिल्स हैं जो कि अभी जो डाटा एंट्री ऑफिसर है उसने अभी फाइनलाइज नहीं की। उसने इनको ड्राफ्ट तो कर लिया लेकिन अभी उनको फाइनलाइज नहीं किया। तो यहाँ पर हम चलते हैं और सिर्फ पोस्टेड एंट्रीज को हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास सिर्फ पोस्टेड आ चुकी हैं। अब पोस्टेड में एक ही वेंडर की 4 एंट्रीज हैं। यहाँ पर मेरे पास पार्शियली पेड, इसका एक हमने मेमो जनरेट किया था और जो फुल अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो पे हो चुकी थी, तो ये पार्शियली पेड मेरे पास आ रहा है। उसके बाद ये बाकी जो 3 आइटम्स हैं, यहाँ पर मेरे पास पेमेंट का स्टेटस नॉट पेड, नॉट पेड, नॉट पेड आ रहा है। यहाँ पर अगर हम चले जाएं, मेरे पास एक फील्ड है अमाउंट ड्यू, तो मैं अगर अमाउंट ड्यू को क्लिक कर देता हूँ तो अब हम देख सकते हैं कि अमाउंट ड्यू 575 जो है वो टोटल बिल की अमाउंट थी, जिसमें से कुछ $50 हमने क्रेडिट मेमो जनरेट कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग 517 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब इनकी हम पेमेंट कर देते हैं। कुछ और भी एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं। अकाउंटिंग डेट अभी इस लिस्ट व्यू के अंदर नहीं आ रही, तो ये हमारे पास जो फील्ड्स का आइकॉन है ये हमारे पास डिसेबल और इनेबल करने के लिए, तो यहाँ से हम व्यू के अंदर फील्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हम पेमेंट करते हैं। ये पार्शियल पेमेंट है, 517 की पेमेंट है। मैं इसको ये लाइन आइटम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रजिस्टर पेमेंट मेरे पास आ चुका है। मैं रजिस्टर पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जर्नल आ चुका है। पेमेंट मेथड देखें, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास चेक का आ रहा है। जब मैं चेक मेंशन करूँगा तो वहाँ पर चेक नंबर वगैरह भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। अभी मैं वो हम डिस्कस करेंगे। बैंक को जब हम देखेंगे तो हम अगेन इसको चेक को देखेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर मैनुअल कर देता हूँ। मैनुअल करने के बाद 517 मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर मैं क्रिएट पेमेंट कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो पेमेंट है वो आ चुकी है। बैंक जो है, ये बैंक का नेम ही बैंक है, ये बैंक का नेम ही बैंक का आ रहा है, मैनुअल है। और ये जो वेंडर का नेम आ रहा है, इंटीरियर, अमाउंट 517 आ रही है और डेट जिस डेट के ऊपर हुआ है, और मेमो के अंदर उस बिल का रेफरेंस यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है। वापस चलते हैं अपने वेंडर बिल्स के अंदर और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास अब पोस्टेड आइटम्स कितनी हैं। पोस्टेड आइटम्स तो 4 ही हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी स्टेटसेस हैं। अनपेड के ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, अनपेड के बाद मेरे पास ओवर ड्यू भी हैं और मैं ड्यू डेट्स को भी ले सकता हूँ कि जो मार्च के अंदर ड्यू हो रही हैं। मार्च के अंदर जो ड्यू हो रही है वो सिर्फ मेरी एक ही पेमेंट है। और मैं फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ, जो कस्टम फ़िल्टर है वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। ड्यू डेट, ये मेरी ड्यू डेट है। ड्यू डेट जो लेस देन इक्वल आज की डेट है उसके ऊपर, तो आज की डेट के अंदर 2 डेज़ एगो, ये 2 दिन पहले जो है वो ड्यू हो चुकी है, तो ये 3 है। तो इस तरीके से हम ड्यू डेट्स की भी पेमेंट्स
कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं इसको ड्यू डेट को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर पोस्टेड और उसके बाद अनपेड आइटम्स जो हैं वो हम यहाँ से इनको देखते हैं। लेकिन अभी उससे पहले जो पेड आइटम है इन पेमेंट, जैसे ही हमने पेमेंट कर दी है तो इन पेमेंट के अंदर चला जाएगा। अच्छा, इन पेमेंट के अंदर जाएगा मीन्स अभी ये बैंक से रिकनसाइल नहीं हुई, वो हम बैंकिंग जब डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे तो इसका स्टेटस जो है वो इन पेमेंट से फिर पेड के अंदर चला जाएगा। जब हम सब लेजर के अंदर पेमेंट कर देंगे तो इसका स्टेटस इन पेमेंट होगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 57 USD डॉलर जो क्रेडिट मेमो पे किया था वो आ रहा है और उसके बाद 517 हमने पेमेंट की है, ये पेमेंट का रेफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ये क्रेडिट मेमो का रेफरेंस आ रहा है और ये दूसरा आइटम जो है ये इसकी पेमेंट का आ रहा है। अब वापस चलते हैं, ये दूसरी पेमेंट है, ये भी पेड नहीं है। मैं फ़िल्टर अप्लाई कर लेता हूँ, अनपेड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगेन मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। बिल्स के अंदर जाने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से रजिस्टर पेमेंट भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से भी रजिस्टर पेमेंट कर सकता हूँ। वही विंडो जो है वो मेरे पास ओपन होगी। मैं इसको अगेन मैनुअल कर देता हूँ। अब 622.27 मेरे पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अगर 300 पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं 300 पेमेंट भी कर सकता हूँ। 300 करने के बाद यहाँ पर पेमेंट डिफरेंस भी आ रहा है। यहाँ पर वो सिस्टम मुझे प्रपोज कर रहा है कि मैं इस लाइन आइटम को ओपन रखूँ या फिर इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो 600 समथिंग इसका जो पेबल है, इसकी अमाउंट है, तो ये 300 के साथ तो सेटल नहीं होगी। तो इसका जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पर डिफरेंस पोस्ट करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली इतना डिफरेंस नहीं होता, 5-10 USD डॉलर या फिर 1 USD डॉलर समटाइम्स हो सकता है कि शॉर्ट पेमेंट कर रहे हैं या फिर कोई उस टाइम के ऊपर पेमेंट करते हुए कोई डिडक्शन कर रहे हैं। ये डिडक्शन वो नहीं है विद होल्डिंग टैक्स या फिर कोई टैक्स से रिलेटेड है, वो हम इन डिटेल उस पर भी बात करेंगे कि विद होल्डिंग टैक्सेस को किस तरीके से मेंटेन करना है सिस्टम के अंदर। ये अदर दैन कोई भी यहाँ पर जो पेमेंट डिफरेंस हो सकता है, कोई पेमेंट टाइम के ऊपर जो वेंडर के साथ कोई निगोशिएशन हो जाती है और कुछ डिस्काउंट आप ले लेते हैं जी के राउंड कर दें और मैं इतना पेमेंट नहीं कर रहा, तो किसी भी किस्म की कोई शॉर्टेज जो है वो हम यहाँ पर राउंडिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो वो डिफरेंस जो है यहाँ पर पोस्ट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको ओपन रखते हैं, कीप ओपन, और मैं इसको क्रिएट पेमेंट कर देता हूँ। अब ये पार्शियली पेमेंट आ गई है। ये देखें कि जो टोटल अमाउंट है 622.27 है, 300 के साथ मैंने पेमेंट की है, 322.27 जो है इसका बैलेंस बाकी है। तो ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया पेमेंट करने का। अब हम कुछ इनवॉइसेस जो हैं मैं मज़ीद क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको डुप्लिकेट करता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मैं जो सप्लायर है वो चेंज कर लेता हूँ। अमाउंट भी थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर सकें हम इसको। बिल का रेफरेंस जो है वो ज़रूर दें, जो भी बिल का रेफरेंस है, बिल 01, ओके। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद मैं इसी वेंडर की एक और ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर बिल 01 अगेन लिख देता हूँ और प्रोडक्ट जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च के अंदर चले गए और यहाँ पर रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस लेट से हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आपको वार्निंग जनरेट कर रहा है, दिस बिल माइट बी अ डुप्लीकेट ऑफ वन ऑफ दोज बिल्स। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो वो बिल्स के अंदर मुझे लेकर चला गया है कि ये देखें ये ऑलरेडी आपने पोस्ट कर दिया हुआ है। ये इसलिए है कि अगर आपने डुप्लीकेट बिल जनरेट कर दी हैं तो समटाइम्स अमाउंट भी सेम हो सकती है या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
और जो वेंडर आपका है वो कभी भी अपने उसका भी यूनिक नंबर होगा उसके बिल का। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे बिल्स का ये नंबर जनरेट हो रही है। अब उसकी कस्टमर इनवाइस होगी, उसकी सेल इनवाइस होगी, तो जब हम सेल सेक्शन में जाएंगे तो किसी भी कंपनी की डुप्लीकेट इनवाइसेस नहीं हो सकती। तो इसी तरह जो आपका वेंडर है उसकी जो सेल इनवाइस है वो यूनिक ही होगी। तो अपनी प्रैक्टिस के अंदर रखें कि जब भी आपने जनरेट करना है तो यहाँ पर बिल रेफरेंस उसका कस्टमर, उसकी जो इनवाइस नंबर है, सेल इनवाइस नंबर है, उसका रेफरेंस दें, ताकि इन फ्यूचर आपको इसको आइडेंटिफाई कर सकें। मैं इसको बिल 02 मेंशन करूंगा, उसको मैच कर सकें कि किस इनवाइस के अगेंस्ट हमने ये बिल जनरेट किया है। अब उसके बाद इसको रजिस्टर, इसको हम सेव कर देते हैं, पोस्ट कर दिया है। ओके, ये पोस्ट हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पर अनपेड देखते हैं। ओके, ये बिल 02 है। बिल 1 हमने एक जनरेट किया था, ये बिल 01 अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। इसको कंफर्म भी कर देते हैं। इसकी भी हमें डेट चाहिए। ड्यू डेट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करता, ये मैं बिल्स के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर अनपेड और पोस्टेड आइटम्स को ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है। अब मैंने एक आइटम सेलेक्ट करने के बाद इसको रजिस्टर पेमेंट किया था। अब अगर मैं मल्टीपल पेमेंट्स करना चाहूँ तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सेलेक्ट ऑल करने के बाद अब ये 5 जो बिल्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं और मैं यहाँ पर रजिस्टर पेमेंट करता हूँ। रजिस्टर पेमेंट के बाद मैं मैनुअल पर जाता हूँ और वहाँ पर जाने के बाद मैं क्रिएट पेमेंट करता हूँ। तो ये मैंने क्रिएट पेमेंट किया। अब क्या हुआ है कि मेरे पास ये देखें कि सारे जो बिल्स हैं वो पोस्टेड आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर मैं वेंडर बिल्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं पोस्टेड और अनपेड के अंदर, पोस्टेड और पेड ये मेरे पास आ चुके हैं। ये सारे बिल्स की मेरे पास पेमेंट हो चुकी है। ये डीको एडिक्ट और ये अजोर इंटीरियर, इनकी भी सारी जितने भी बिल पेंडिंग थे इनकी बिल्स की पेमेंट हो चुकी है। अब हर बिल के अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पर एक पेमेंट है। ये अगर मैं 4 को ओपन करता हूँ तो नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखें कि जो पी बैंक 1 और 0005 इसका कोड है, नंबर है, और ये दूसरी जो बिल है इसका टेट्रा 04 है। अब ये मल्टीपल उसने पेमेंट्स जो हैं वो जनरेट किए हैं, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा हो सकता है कि जो हर बिल के अगेंस्ट एक सेपरेट पेमेंट हो रही है। अब अगर चेक बन रहा है तो चेक तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही पेमेंट के अगेंस्ट जो है वो मल्टीपल चेक्स जो हैं वो बन रहे हैं। अब अगर 5 इनवाइसेस हैं तो कंपनी 5 चेक जनरेट कर रही है, नहीं, वो लमसम एक पेमेंट जो है वो जनरेट करेगी। तो हम 2-3 पेमेंट्स और करते हैं, चूँकि ये पेमेंट्स तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं डुप्लिकेट कर देता हूँ क्विकली और यहाँ पर थोड़ा प्राइसिंग जो है वो उसको चेंज कर लेते हैं। इसको मैं 100 कर देता हूँ, सेव, और फिर मैंने कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 21 किया है और उसके बाद सेव किया और ये मैंने कंफर्म कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको डुप्लिकेट कर दिया है। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मैं 250 कर देता हूँ। ये 2 बिल मैंने क्विकली जनरेट कर ली हैं ताकि हम इसकी जो पेमेंट है वो उसको कर सकें। अब मेरे पास यहाँ पर पोस्टेड और पेड आ रहे हैं, मैं अनपेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये 2 बिल जो हैं वो मैंने जनरेट की हैं और इमीडिएटली मैंने ड्यू डेट की है, तो ये मेरे पास ड्यू डेट यहाँ पर आ रही है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर पेमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है ग्रुप पेमेंट का, तो मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रुप पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये मेमो भी देखें जनरेट कर रहा है और इसमें 2 बिल ऑटोमेटिकली 6 और 7 दोनों को मेमो के अंदर मेंशन कर रहे हैं और 402 है। अब यहाँ पर हो सकता है कि राउंडिंग हो, 400 जो है वो पे कर रहे हो, 400 पे कर रहे हैं, 2.50 का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर इसको पोस्ट इन, इसको मैं इनकम के अंदर ले जाऊंगा, चूंकि ये मेरी अदर इनकम आ रही है। लेबल राइट ऑफ मैं इसको कर रहा हूँ, राइट ऑफ
वैसे तो ये यहाँ पर जो राउंडिंग डिफरेंस, अगर मैं राउंडिंग के अंदर लेके जा रहा हूँ तो ये कैश डिफरेंस गेन के अंदर जाएगा। यहाँ पर कैश डिफरेंस मेरे पास गेन आ रहा है। अच्छा, ये वैसे कैश डिफरेंस गेन, ये जो जीएल अकाउंट मैंने सेलेक्ट की है, ये एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉसेस के लिए यूजुअली यूज़ होता है। तो ये माइंड के अंदर रखना है, इन्हीं अकाउंट को कोशिश करें ना यूज़ करें, क्योंकि जब गेन और लॉसेस वो करेंसी के ऊपर आते हैं, उनको रिकंसाइल कर रहे होते हैं, तो अगर इसके अंदर अदर पोस्टिंग भी होगी तो ये मिसमैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राउंडिंग डिफरेंस के लिए सेपरेट जीएल कोशिश करें, कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करती है तो राउंडिंग डिफरेंस का ले सकें। 400 के साथ मैं ले रहा हूँ और 2.50 मैं फुली मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कीप ओपन पर ऑप्शन पर जाऊँगा। अगेन फुली पेड जब आप करेंगे तो ये डिफरेंस में चला जाएगा और जो पेमेंट है वो दोनों जो पेमेंट्स हैं वो आपकी पेड मार्क हो जाएंगे। अब मैं कीप ओपन रखता हूँ और यहाँ पर पेमेंट, ये मेरे पास पेमेंट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। वेंडर्स के अंदर अगेन जाते हैं, यहाँ पर बिल के अंदर, और ये जो पेड आइटम है सिर्फ इसी को मैं देखता हूँ। मेरे पास ये दो आइटम्स थी, ये 287 और ये बिल 1 बिल 02। लास्ट जो पेमेंट है वो मेरे ख्याल से, चलें हम यहाँ से पेमेंट से भी इनको ले सकते हैं। पेमेंट मैंने ये जो लास्ट 400 की ये की है, यहाँ से भी मेरे पास बिल का रेफरेंसेस मुझे मिल सकता है। ये मेरे पास दो पेमेंट्स हैं, 287.50 और 1150, इन पेमेंट, और दूसरी जो है वो पार्शियल पेमेंट है। अब यहाँ पर देखें कि 7 और 6 दोनों, 7 और 6, उसने 6 को पार्शली पेड किया है और जो 7 है उसको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड के अंदर कि 6 को फुली पेड करना था और 7 को जो है वो पार्शली करना था। वो उस सूरत में वो ज़रूर करता अगर इनकी डेट डिफरेंस होती। अब हर चीज़ सेम थी, उसकी ड्यू डेट भी सेम है, आज की डेट में दोनों ड्यू है, इनवाइस डेट भी सेम है, तो उसने रैंडमली जो है वो दोनों में से एक को फुली कर दिया, एक को पार्शली कर दिया। लेकिन अगर ड्यू डेट हम प्रॉपरली मेंशन कर रहे हैं तो लेटर जो इनवाइसेस हैं वो उसी को ही सिस्टम पार्शली कंसिडर करेगा। तो ये डिटेल के साथ मैंने वेंडर बिल्स जो हैं वो उनको भी आपके साथ सेटल किया। अमाउंट्स टू सेटल, यहाँ पर हम जाएंगे तो जितनी भी हमारे पास ओपन आइटम्स होंगी वो इस मेन्यू के अंदर हमारे पास अवेलेबल होंगी अमाउंट टू सेटल करने के लिए। फिर हमारे पास पेमेंट का सेक्शन है। अब बिल से मैं जितनी भी पेमेंट्स कर रहा था वो यहाँ पर मैं जब पेमेंट के अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी ये ऑप्शंस में वो डॉक्यूमेंट्स वेंडर बिल से जो पेमेंट जनरेट कर रहा हूँ तो ये इसी मेन्यू के अंदर आ रहे हैं। ये सारे यहाँ पर पेमेंट्स मेरे पास आ रही हैं। ये वो पेमेंट्स थी जो कि इनवाइसेस के रेफरेंस से हम जनरेट कर रहे थे। अब एक लास्टली पेमेंट जो है वो विदाउट इनवाइस के रेफरेंस से जनरेट करते थे। दो तरह की पेमेंट हम कर सकते हैं पेएबल के अंदर, एक पेमेंट विद रेफरेंस ऑफ इनवाइसेस, या उसको बोल सकते हैं कि पोस्ट विद क्लियरिंग, और दूसरी पेमेंट जो है वो पोस्ट विदाउट क्लियरिंग है। विदाउट क्लियरिंग मींस कि आपने पेमेंट पोस्ट कर दी है, उसको क्लियर नहीं किया, उसको रिकंसाइल नहीं किया बिल्स के साथ, लेटर ऑन जो है वो उसको रिकंसाइल कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि कोई मेरे पास पेमेंट्स पड़ी हैं ताकि हम उनको अंडरस्टैंड भी कर सकें। अनपेड मेरे पास सिर्फ ये एक अभी जो है वो पार्शली पेड मेरे पास इस वक्त आइटम आ रहा है, बिल आ रहा है। तो मैं एक और जो है वो यहाँ पर बिल रेफरेंसेस लाजमी मेंशन करें। ये यहाँ पर मैं इसको 325 जो है वो प्राइस दे देता हूँ और इस बिल को भी सेव करते हैं। बिल डेट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, सेव एंड देन कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पर मेरे पास जो बिल अनपेड आ रही हैं वो टोटल जो मेरे पास फिगर आ रही है 376.25। अब वेंडर के अंदर हम जाते हैं, डीको एडिक्ट के नाम से हमारे पास वेंडर है। मैं पेमेंट के अंदर चला जाता हूँ। अब मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। न्यू के अंदर ये मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, सेंड मनी है, अमाउंट 300 हम मेंशन कर देते हैं। 300 मेंशन करने के बाद ये मैंने इसको सेव कर दिया है और ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अब ये कंफर्म होने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये वेंडर बिल के अंदर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने चूँकि विदाउट
रिकन्सिलिएशन जो है वो पेमेंट की है, तो अनपेड के अंदर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, हम पेमेंट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैं पर्सनली लाइक करता हूँ वो यही है कि बिल से पेमेंट करनी चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फास्ट भी है, बिल्स के अंदर जाएं, यहाँ पर ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट्स करनी है, फ़िल्टर लगाएं यहाँ पर इस मार्च की कौन कौन सी इनवाइसेस हैं जो कि पे करनी है, वो ड्यू डेट मार्च की हमारे पास आ चुकी है। अनपेड इनवाइसेस यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 200 इनवाइसेस बिल्स हैं जो कि पे करने वाले हैं, तो यहाँ पर 200 सेलेक्ट करें, यहाँ पर इसको ऑल करें, ऑल करने के बाद इसको रजिस्टर पेमेंट करें और सारी की सारी इनवाइसेस को एक क्लिक के ऊपर उसको पे कर दें। तो कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं यहाँ पर पेमेंट के अंदर जाके, यहाँ पर हमने एक पेमेंट की थी 300 की जो कि ओपन पड़ी हुई है। अब इसके ऊपर मेरे पास ये एक पेमेंट मैचिंग का एक आइकॉन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पेमेंट मैचिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पेमेंट मैचिंग पर मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन भी दे रहा है कि ऑटो रिकनसाइल करना है, ये डिको एडिक्ट ऑटो रिकनसाइल। ऊपर वाला ऑटो रिकनसाइल अगर मल्टीपल मेरे पास यहाँ पर वेंडर्स आ रहे हैं तो वो सारों को ऑटोमेटिकली कर देगा, और यहाँ पर इंडिविजुअली वेंडर वाइज मैं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑटो रिकनसाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर मुझसे डेट पूछ रहा है कि किस डेट से किस डेट तक जो है वो रिकनसाइल करना है, 1 बाई 1 करना है, विद ज़ीरो बैलेंस करना है। मैं 1 बाई 1 जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसको रखता हूँ, और लॉन्च का नथिंग टू रिकनसाइल है। यहाँ पर अकाउंट विद ज़ीरो बैलेंसेस, लॉन्च नथिंग टू रिकनसाइल है। ओके, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर मैं मैच करता हूँ। ओके, अब देखें मैंने क्लिक किया मैच के ऊपर, अब देखते हैं क्या हुआ है। ओके, तो मैं ये पेमेंट मैचिंग के अंदर आया हूँ, और यहाँ पर मैं ये अपनी लाइन आइटम्स जो हैं ये इनको सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऑटो रिकनसाइल का। मैं यहाँ पर ऑटो रिकनसाइल करता हूँ, और यहाँ पर 21। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर 3 आइटम सेलेक्ट किए हैं। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिकनसाइल का। मैं रिकनसाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अलाउ पार्शियल पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अगेन वही देखें, राइट ऑफ एंट्री, चूँकि पेमेंट पूरी नहीं है, डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे सेटलमेंट के लिए अकाउंट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अलाउ पार्शियल करता हूँ, और रिकनसाइल एंड ओपन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये अब मेरी आइटम जो हैं वो रिकनसाइल हो चुकी हैं, पोस्टेड। वापस मैं जाता हूँ इस पेमेंट के अंदर। अब यहाँ पर ये देखें कि 1 बिल जो है वो मेरे पास पार्शली 3 to 5, ये मैंने 2 सेलेक्ट किए थे, लेकिन अमाउंट चूँकि 300 थी, तो वो पहले ही जो लाइन आइटम है उसी को फुलफ़िल नहीं कर रहा था, तो वो 373.75 का जो बैलेंस है वो ओपन मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन थी, डिटेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वेंडर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है। अब इसका थोड़ा सा लेजर को देखते हैं कि लेजर उडू के अंदर किस तरीके से है। अब रिपोर्टिंग के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर पार्टनर रिपोर्ट्स के अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास पार्टनर लेजर के अंदर आ रहा है। यहाँ पर देखें कि ये डिको एडिक्ट जो है, यहाँ पर उसका बैलेंस जो है वो 76.65 मेरे पास आ रहा है। अच्छा, ये पार्टनर लेजर है, पार्टनर लेजर के अंदर ये यहाँ पर मेरे पास पार्टनर लेजर आ रहा है। पार्टनर लेजर, ये पार्टनर लेजर है उडू के अंदर। पार्टनर लेजर्स मींस कस्टमर भी है, और उसके बाद
कस्टमर्स भी है और मेरे पास रिसीवेबल्स भी है। लेकिन मेरे पास पार्ट एंड लेजर के अंदर ऑप्शन है, यहाँ पर मैं रिसीवेबल को ख़त्म कर देता हूँ। तो ये दो जो हैं मेरे पास इस वक्त वेंडर पेबल आ रहे हैं। एक का बैलेंस 121.77 USD है और दूसरे का 76.25, ये मेरे पास बैलेंसेस आ रहे हैं। अब अगर इनकी मैं डिटेल यहीं पर बैलेंसेस रिपोर्ट के ऊपर देखना चाह रहा हूँ तो ये मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग करने के बाद ये मेरे पास आ चुका है। अब जो टोटल मेरे पास पेएबल आ रहा है वो बैलेंस 1155.62। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास अकाउंट पेएबल के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, 1155.52। अभी मैंने आपको कहा था कि अपने जो कंट्रोल अकाउंट है, रीकॉन अकाउंट है, जितने कम रखेंगे उतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग आपकी बेहतर होगी। अभी ये देखें कि मेरे पास एक जीएल अकाउंट है और इसको क्विकली मैंने रिकंसाइल कर लिया है कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है मेरा जीएल और सब लेजर के साथ। ये देखें मेरे पास जो बैलेंस है अकाउंट पेएबल का 1155.52 एंडिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर पार्ट एंड बैलेंस के अंदर 1155.52, तो वो उतना ही बैलेंस मेरे पास आ रहा है। तो इससे ये बेनिफिट हमें मिल जाता है कि क्विकली हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल ओपन किए हुए हैं, 7, 8, 10 वहाँ पर हैं, तो अब यहाँ पर बैलेंसेस जो आ रहा होगा फिर उसका ब्रेकअप कैसे करेंगे। ब्रेकअप करने के लिए डिफरेंट आप उनको देखेंगे कि अच्छा ये जो वेंडर्स हैं ये उस जीएल अकाउंट में फॉल कर रही हैं, ये उस जीएल अकाउंट में एक रीकॉन अकाउंट में फॉल कर रही हैं। तो रिकंसिलेशन कम्प्लेक्स होती चली जाएगी जैसे जैसे आप ये इनके जीएल अकाउंट मल्टीपल ओपन करते जाएंगे। मैं तो ऑलवेज़ रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत कम ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। जीएल अकाउंट एक भी हो तो इतनी ये कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि बैलेंसेस वो सम टाइम चाहते हैं जी कि इंपोर्ट का सेपरेट हमें बैलेंसेस दें और जो लोकल सप्लाईज हैं उनका सेपरेट दें रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वो एक ही क्रेडिटर पेएबल के नाम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर अगर एक फिगर है तो फिर ट्रायल के अंदर भी एक फिगर रखें। यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं कि रिपोर्टिंग लेने के लिए यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट ओपन कर देती हैं। अब वो एक सोल्यूशन तो उनको क्विकली मिल गया जी कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही उनको पता चल जाता है जी कि जो लोकल पेएबल इतना है और जो इंपोर्ट के अगेंस्ट जो फॉरेन पेएबल है वो इतना है, वहाँ से उनको रिपोर्ट मिल गई। हालांकि वो चीज़ें लेने के लिए सब लेजर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम ले सकते हैं। जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, वो ये कि रिकंसिलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब देखें मैंने आपको दिखाया कि बैलेंसेस ये बैलेंस आ रहा है और ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी बैलेंस वही है। अगर किसी भी पॉइंट पर वो मिसमैच करता है तो फ़ौरन एक जीएल को एड्रेस कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकरेक्ट एंट्रीज हों, कोई एडजस्टमेंट्स जीएल अकाउंट से डायरेक्टली पोस्ट कर दी हों, तो जीएल अकाउंट से डायरेक्टली पोस्टिंग सब लेजर्स के अंदर वो भी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जो भी और ये वो वेंडर लेजर्स के थ्रू पोस्टिंग हो। तो ये हमारे पास जो है वो लेजर आ चुका है। तो अभी हमने जो अकाउंटिंग के अंदर अपने जो बिल्स हैं, डायरेक्ट बिलिंग्स हैं, उनको एड्रेस किया है। यूजुअली जो सब लेजर है वो परचेज़ के साथ इंटीग्रेट होता है। तो परचेजिंग के साथ भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि परचेज़ के साथ इंटीग्रेट करके हम अपना वेंडर्स जो बिल्स वगैरह वो किस तरीके से जनरेट करते हैं।